नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। देश के पूर्वी हिस्से में बसा एक राज्य है उड़ीसा, जहां पे चुनावी गहमागहमी बहुत जोरों पर है। और लेकिन समस्या ये है कि उड़ीसा की खबरें हिंदी भाषी क्षेत्रों तक पहुंच नहीं पाती हैं। इसलिए हमने बीड़ा उठाया है कि उड़ीसा में क्या टर्मोइल चल रहा है, कैसी चुनावी गतिविधियां हैं, ये जानकारी आप तक पहुंचाएं। तो हुआ यूं कि उड़ीसा में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने एक आरोप पत्र, एक चार्जशीट जारी की है, जिसमें उड़ीसा में जो नवीन पटनायक द्विजन जनता दल के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है, और उसमें उनके 25 साल के फेल्योर का जिक्र है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि चिंताजनक हैं, लेकिन इसमें कितना सच है, कितना झूठ, ये बताने के लिए हमारे पास एक वरिष्ठ पैनल मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप कुमार बिश्नोई जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और नमस्कार। द्विजन जनता दल की गतिविधियों में बहुत बारीकी से नजर रहती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं शाश्वत पाणिग्रही जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उड़ीसा पे उनकी बहुत गहरी निगाह है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। और हमारे साथ श्री राम दास जी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने कवरेज किया है उड़ीसा की पॉलिटिक्स का। तो वो हमारे साथ मौजूद है, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। बहुत वेटरन जर्नलिस्ट हैं। और मैं आपको, दर्शकों को बता दूं कि हमारे ये जो तीनों गेस्ट हैं, इन्होंने उड़ीसा में, उड़ीसा की राजनीति पे बरसों काम किया है और एक एक चीजों पर उनकी निगाह होती है। वो हमें बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की चार्जशीट में क्या अच्छा है और मतलब क्या झूठ है, क्या सच है। अच्छे बुरे का फैसला तो जनता करेगी चुनाव के दिन। तो लेकिन एक पत्रकार के तौर पे मैंने उस चार्जशीट को पढ़ा तो मेरी सबसे पहले निगाह पड़ी कि उड़ीसा, जो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि उड़ीसा में आत्महत्याओं की संख्या 600% से भी ज्यादा बढ़ गई है। ये बेहद गंभीर मसला है मानवीय नजरिए से। तो मेरा पहला सवाल दिलीप कुमार बिश्नोई जी से है कि सर, ये क्या मामला है? पार्टी किसी की भी, पॉलिटिक्स किसी की भी हो, लेकिन अगर आत्महत्याओं की संख्या 600% ज्यादा बढ़ती है तो ये बहुत गंभीर मामला है। क्यों हुआ ऐसा, क्या हो स्थितियां थी? नहीं, देखिए, मैं पहले बता दूं आपको कि अ, उड़ीसा बीजेपी का ये जो चार्जशीट है, ये इतना सीरियसली उन्होंने बनाया नहीं। उसमें बहुत सारे लूज एंड है और जो भी वो चार्जेस ला रहे हैं उसका बेसिस कुछ उस रिपोर्ट में है नहीं। तो इसमें आप जब चर्चा करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि इसका सोर्सेस क्या है। जो सुसाइड का केस वो लोग दिखा रहे हैं, तो वो एनसीआरबी का रिपोर्ट बोल रहे हैं, उसमें है उसका रिपोर्ट। तो जो आत्महत्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि उड़ीसा में हो रहा है, पूरा देश में हो रहा है। और ये जो आत्महत्या का कारण अलग अलग है। मेरे को नहीं लगता कि ये डिस्ट्रेस सुसाइड है। अगर डिस्ट्रेस सुसाइड है तो उसका प्रॉब्लम जरूर बहुत बड़ा गंभीर अभियोग है, वो आरोप है वो। और हाँ, वो राजनीति को अगर परे भी रखें तो ये एक बड़ा गंभीर मानवीय मसला है, ह्यूमन ट्रेजेडी है बिल्कुल, ये। कोई और भी सुसाइड केस, डेथ केस बिल्कुल गंभीर आरोप है, गंभीर है, बिल्कुल। अच्छा, आप तो दर्शकों तो को बता दें कि हमारे साथ उदय इंडिया के प्रधान संपादक श्री प्रकाश नंदा जी मौजूद हैं, जो कि उड़ीसा की पॉलिटिक्स बहुत गहरी नजर रखते हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे सर। Welcome to everybody. But here, let me tell you that I want to be educated, because मेरे को ज्यादा पता नहीं है, तो इतना मान ना सब एक्सपीरियंस पत्रकार सब हैं उड़ीसा का, तो I do not love to be educated. That is why I requested Ansuman that I should be here, mainly as a listener rather than as a participant. But of course, if something comes to my mind, I do intervene. Thank you. हाँ सर, आपको मतलब मैं अभी डिबेट चल रही थी, जो कि आप देर से जुड़े, मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया है उसमें 600%, 600% से ज्यादा सुसाइड केसों का जिक्र है, जो कि एक ह्यूमन ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी मानवीय संकट की ओर इशारा करता है। हालांकि मैंने दिलीप बिश्नोई सर से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी मतलब इसका जो सोर्सेज है वो संदिग्ध है। लेकिन ये अगर कोई सुसाइड करता है वो भी 600% बढ़ जाता है अगर राज्य में, तो ये बहुत गंभीर मसला है। इस पर हम लोग बात कर रहे थे, इसलिए मैं आपको अवेयर कर दूं। No, तो seriously,
नहीं, डेफिनेटली ये एक सीरियस मामला है। एक्चुअली आज बिशोई साहब ने बताया कि ये जो सुसाइड इज नॉट एज ए फेनोमेनन ओनली इज seen in Odisha, this is an all India phenomenon suicide में इसका जब मेथोडोलॉजी पर काफी क्वेश्चंस हुआ है, लेकिन क्यों बीजेपी किया है, why it is important and why its importance cannot be diminished is the fact that the very fact that Mr. Naveen Patnaik has been there for over the last 15, 20, I think 20, nearly 25 years. So it is assumed that people had reposed faith in him because he is supposed to be a model of good governance. Otherwise, people would not have voted him for so long. And in that situation, if so many suicides have taken place, of course any political party will raise a finger on that. So I think that is the issue. अंशुमान जी, I'm quite sure. जी अंशुमान जी जो 600% बता रहे हैं, तो कितना इन फिगर कितना वो भी बताना चाहिए। अगर आप एक डेथ होता है, सुसाइड डेथ होता है, अगर 6 हो गया तो वो 600% हो गया। तो कितना नंबर क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, अगर मानवीय जान एक भी सर अगर एक भी व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो मैटर करता है सर, क्या वो 1 या 6 या 600 हो। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो सुसाइड का कारण क्या है वो जानना बहुत जरूरी है कि ये अगर फैमिली डिस्प्यूट, मेंटल प्रॉब्लम ये सब होगा तो इसका आपको अलग मायना रखना पड़ेगा। ये अगर डिस्ट्रेस डेथ है और इसके जिम्मेवार सरकार है तो ये गंभीर है, बिल्कुल। यदि जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, इसी मुद्दे पर मेरा अगला प्रश्न शाश्वत पाणिग्रही से है, युवा पत्रकार है। ये शाश्वत जी, बीजेपी की चार्जशीट में बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, किसानों की दुरावस्था और बहुत सारी चीजें, लेकिन इन सारी बातों की याद भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के समय क्यों आई? पहले तो वो मिलकर सरकार चलाते थे और अब इस वक्त वो सारा मामला उठा रहे हैं, तो पिछले 25 सालों से कर क्या रहे थे ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग? देखिए अंशुमान जी, सबसे पहले आपका प्रश्न का उत्तर रखने से पहले आप सुइसाइड का जिक्र किए हैं। जहां तक मैं उस चार्जशीट को ठीक से मैं सही पढ़ा हूं तो उसमें एक है कि जो किसान का कितने किसान सुइसाइड्स किए हैं इन द लास्ट 25 इयर्स। जो भाजपा ने जो फिगर दिया है, उड़ीसा में 1895 किसानों ने आत्महत्या किया है और उसमें 247 वुमेन है। ये बड़ा गंभीर, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि ये देश में मुझे लग रहा है ये अगर ये जो संख्या है इसको अगर ये संख्या काफी गंभीर संख्या है। ये तो पहला विषय है। दूसरा विषय है कि ये सुसाइड किस लिए हुआ है। तो रीजन जो है कि जो किसानों ने अपने जो डेब्ट जो लिए हैं उसको रीपे नहीं कर पाए हैं, उसके वजह से ये सुसाइड किसानों ने किए हैं। दूसरा है कि और भी किसान का बहुत सारे विषय है, हम उसको चर्चा करेंगे। हम जब डिस्कशन आगे बढ़ेगा हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आपका सवाल ये था कि 25 साल बीजेपी कहाँ, लास्ट 25 इयर्स में बीजेपी क्या कर रहा था, जब चुनाव आ रहा है ये चार्जशीट निकाला है। जहां तक मैं इतना दिनों से पत्रकारिता में भाजपा को भी मैं देख रहा हूँ, बीजू जनता दल को भी एक पत्रकार के तौर पे मैं कवर किया हूँ। उड़ीसा में बहुत सारे इश्यूज है एंड बीइंग एन अपोजिशन पार्टी बीजेपी का भी दायित्व बनता है कि वो बहुत सारे जो इश्यूज है, सचमुच जो रियल इश्यूज है उसको उठाएं। तो मेरे हिसाब से बीजेपी इज द मेन अपोजिशन पार्टी। हाँ, ये अलग विषय है कि 2009 तक बीजेपी बीजेडी के साथ कोalition गवर्नमेंट में था और ये दो की पॉलिटिकल पार्टीज कोalition से अलग हुए,
पर्टिकुलरली इशू था कि स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती का मर्डर हुआ था कंधमाल में, उसके बाद एक कम्युनल राइट्स हुआ था, उसके बाद जी शाश्वत पालगरी की आवाज थोड़ी फ्रिज हो गई है, कुछ तकनीकी समस्या है। हमारे साथ श्रीराम दास जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, मेरा भी यही सवाल है जो शाश्वत पालगरी ने चीजें बताई कि किसानों ने सुसाइड ज्यादा की है, माइग्रेशन बहुत ज्यादा राज्य से बढ़ गया है, आत्महत्याओं की संख्या बढ़ गई है। क्या आपको लगता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है? श्रीराम दास सर, आप डॉल्किन्स थ्योरी ऑफ सुसाइड जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं उन लोग को ये जानते हैं व्हाट इज देयर इन डॉल्किन्स थ्योरी ऑफ सुसाइड। ये जो सुसाइड हो रहा है देयर आर मेनी कॉजेस। एक सिर्फ किसान नहीं, वुमेन भी कर रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं, कोई फार्मर अगर पे नहीं कर पा रहा है बैंक को वो कर रहा है। ये ऐसा ये फेनोमेनन थ्रू आउट इंडिया है। तो बात ये है अगर और कोई भी यहाँ रहेगा, किसी और स्टेट पार्टी का गवर्नमेंट और कोई भी चीफ मिनिस्टर रहेगा, ये प्राइम मिनिस्टर भी हमारे देश में भी जो हो रहा है ये टोटली इम्पॉसिबल। प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जाके हर नूक एंड कॉर्नर में देखेंगे, उनका जो कलेक्टर है ये तो देखते हैं, लेकिन भूखे कितने लोग मर रहे हैं, जो लोन नहीं दे पा रहे हैं वो मर रहे हैं। वो इतना वीक है, वीक साइकोलॉजी, दे यूज्ड टू कमिट सुसाइड। तो बात यहाँ रहता है ये रिपोर्ट आज क्यों आया? ये रिपोर्ट इसलिए आया कि 2026 चुनाव है, इलेक्शन इज गोइंग ऑन। सो अब ये चार्जशीट बीजेपी निकला है, ठीक है। तो बात है तो इतना सारा असेंबली सेशन गया, मैं तो असेंबली कवर कर रहा हूँ, मैं तो 50 साल से पत्रकारिता में हूँ, तो बात कभी नहीं उठाए सुसाइड मामला, एक दो बार उठाया नहीं। तो बात यह है क्यों सुसाइड हो रहा है, व्हाट आर द कॉजेस, हाउ टू एड्रेस, हु विल एड्रेस, हु विल बेयर द कैट। नहीं अंशुमन जी, ये बात नहीं है कि बीजेपी ने ये मुद्दा नहीं उठाया है। ये बीजेपी ने ये मुद्दा बार बार उठाया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उठाया नहीं। मैं बोल रहा हूँ नहीं, उनका कहना ये है कि ये मुद्दा साइकोलॉजी से रिलेटेड है, मानवीय मेंटल मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, ये कहना चाह रहे हैं वो। मैं दो बात बोल रहा हूँ कि बीजेपी ने 2019 के निर्वाचन के समय भी ऐसा चार्जशीट लाया था, ऐसा नहीं कि ये पहली बार चार्जशीट ला रहे हैं। और उसके बाद पिछले 5 साल भी विधानसभा में और बाहर भी ये सब मुद्दा उन्होंने उठाया। जो चार्जशीट आप देख रहे हैं ना, चार्जशीट में जो 14 पॉइंट्स है, ये इन लोगों ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में असेंबली में सब मुद्दा उठाए। ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज है इस चार्जशीट में। मेरा कहना है कि जो बात राजनीति की नहीं है सर, नहीं सुनिए सर मेरी बात, आप बात राजनीति की है नहीं, बात यह है ह्यूमन लाइफ की, जो कि बहुत प्रीशियस है। और ये मुद्दा किसी बहाने सामने आए, ये बहुत गंभीर मसला होता है। बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूं। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं अंशुमान, ये जो फार्मर सुसाइड वाला जो इशू है, अगर आप थोड़ा सा डिस्पैशनेटली एनालाइज करोगे, it is a very complicated issue. It's not that simple. मैं specific context of Odisha में बोल रहा हूँ। Actually, the best thing that the Modi government had done was those 3 farm laws which they had to withdraw because of the protest here. The main problem is this: when people are talking of farmers, you should remember ये जो एवरेज लैंड होल्डिंग का साइज क्या होता है, एंड उसमें लैंडलेस फार्मर्स लेबरर्स कितने होते हैं। ये जो होते हैं ना, जो आपने बोला कि वो डेप्ट लिए हैं, लोन लिए किए हैं। आई एम गिविंग आवर ओन एग्जांपल। मेरा उड़ीसा में, मेरा गांव में आई थिंक 7-8 साल से हमारा खेती नहीं हो रहा है, बिकॉज ये जो नंबर 1, ये जो सस्ता 1 kg ऑफ राइस एंड देन नरेगा एटसेट्रा एंड थोड़ा बहुत ये करके वो जो पैसा मिलता है, देयर आर नॉट एनफ लेबरर्स। एंड वो लेबरर्स का जब अगर चार्जेस लेते हो 500 रुपया, 600 रुपया, 800 रुपया, दिस गरीब किसान जिनके पास आधा एकड़ है कि 1/4 ऑफ एकड़ है, दे कैन अफोर्ड टू हायर those people. So the land
is not properly cultivated and grown. It's a very complicated thing, because of pure this freebie culture and the so-called welfare measures. May people do not realize how many people are also affected adversely, and so what happens when जब वो खेती नहीं हो पाएगा, production नहीं बढ़ेगा, then suppose they have taken some loan from that local money lenders or the banks, then obviously they are not in a position to repay. Maybe that is one of the reasons some people do commit suicide. But then, as it is, as somebody pointed out, it is a very complex phenomenon. There are many reasons for suicide and this thing. But जब वो farming का बात आ रहा है, it is a very very complicated thing. Don't go by this. ये जो स्टैंडर्ड वाला हमारा फार्मर्स लीडर्स हैं, ये पंजाब में कर रहे हैं. अरे भाई, तुम अगर no business में, and it is very impossible. Have you ever seen any business anywhere in the world where it says that मेरा प्रकाश सर, मुझे ऐसा लगता है, प्रकाश सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसान कर्ज के जाल में फंस रहे हैं लोकल साहूकारों के जरिए, तो राज्य सरकार को उनको इजी लोन की व्यवस्था करनी चाहिए. इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार की नाकामी इजी लोन होता है. ये भी कोई नया बात है, इजी लोन दिया जाता है. बट द पॉइंट इज दैट, मैंने जैसे बोला ना, इट इज वेरी इजी. हु आर द पीपल हु रियली टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग? नंबर वन, इन प्लेसेस लाइक ओडिशा, मेरा ख्याल में, आई डोंट नो वो कितना दे आर एलिजिबल, बैंक्स इन लोगों को देता है. ये भी एक स्टडी का चीज है. वो बैंक्स लोन देता है कि दे टेक फ्रॉम लोकल मनी लेंडर्स. किसान क्रेडिट कार्ड, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की है, जिस वजह से बहुत आसानी से लोन मिल रहा है. लेकिन ये डिपेंड करता है राज्य सरकार के अधिकारियों पर कि वो कितनी आसानी से उपलब्ध कराते हैं. उत्तर प्रदेश के राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड बहुत पॉपुलर हो गया है, और केकेसी बोलते हैं उसको, और उससे किसानों को साहूकारों के कर्ज के जाल से मुक्ति में मदद मिली है. और ये देश के काफी हिस्सों में साउथ के किसान से बहुत फायदा उठा रहे हैं इससे, किसान क्रेडिट कार्ड पे. हम लोग अगले क्रेडिट कार्ड में ले लिया ना, मैंने बोला किसान क्रेडिट कार्ड पे कितना पैसा मिलेगा? कितना पैसा मिलेगा? अंशुमान जी, उड़ीसा में कैश क्रॉप बहुत कम हो रहा है. जो हो रहा है बिल्कुल पैडी क्रॉप ही हो रहा है, और वो एमएसपी को सामने रख के पैडी क्रॉप बना रहे हैं. जो फार्मर का जो डेप्ट है, दैट इज मोस्टली नॉट रिलेटेड टू फार्मिंग. और जो ये तो पहले मैं बता दूं कि ये जो आंकड़ा है कहाँ से लाए हैं मुझे पता नहीं है, और ये 25 साल का आंकड़ा जो है वो भी देखना पड़ेगा कि क्या है, उसको कहाँ से लाए हैं वो लोग. और ये जो भी आप बता रहे हैं कि कोई भी सुसाइड हो, बिल्कुल वो गंभीर विषय है. लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि उड़ीसा में ही नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है. ये ट्रेंड सभी जगह हो रहा है. लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि सरकार की वजह से, सरकार की नाकामी की वजह से कहीं पे अगर सुसाइड हो रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, वो गंभीर है. तो उसका जैसा कि बता रहे हैं कि फार्मर सुसाइड उड़ीसा में हुआ है, तो मेरे हिसाब से आज तक ऐसा कोई रिपोर्ट नजर में नहीं आया है. और वो जो भी है वो स्टेट गवर्नमेंट उसका इन्वेस्टिगेशन किया है, और पता चला है कि दैट इज नॉट रिलेटेड टू फार्म. युवा पत्रकार शाश्वत पाणिग्राही ने दिया, उन्होंने नंबर्स तक बता दिए कि उन्होंने वो नहीं, ये बीजेपी का चार्जशीट में लिखा गया है. दिस नंबर इज ए ह्यूज नंबर. मुझे तो मैं ये जो अगर 25 साल में इतने, और उसमें वुमेन फार्मर्स का सुसाइड 247, ये कंट्री, ये पूरा भारतवर्ष में ये नंबर एक बड़ा नंबर है. इसके अलावा फार्मर सुसाइड के अलावा दिलीप भाई ने बहुत सारे विषय रखे फार्मर्स के बारे में. मैं एक दो चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ. उड़ीसा में मंडी का जो व्यवस्था है ना, ये कहीं ना कहीं डमाडोल है. ये एक बड़ा इशू है. जो दूसरा है कि एमएसपी, सही से एमएसपी फार्मर्स को नहीं मिल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है. कोल्ड स्टोरेज इशू उड़ीसा में, स्पेशली वेस्टर्न उड़ीसा में, ये एक एक्यूट प्रॉब्लम हो चुका है. ये बहुत सारे इशू, ये सारे चार्जशीट में लिखा हुआ है. ये कहीं पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है, ये मुझे लग रहा है स्टेट का इशू है. अगर क्योंकि ये इस तरह का इशू उड़ीसा में है, एंड बीजेपी शाश्वत जी, ये इसका सोर्स क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ से लाए हैं ये आंकड़ा, वही मैं जानना चाहता हूँ. They have quoted various media reports only. हाँ, वही बोल रहा हूँ ना. They are quoting media report. There is
देयर इज नो ऑथेंटिक रिपोर्ट, वही मैं बोल रहा हूँ। और आपको मैं बता दे रहा हूँ सर कि दिस पिछले स्टेटमेंट इज वेरी 25 इनह्यूमन साल सर। में सर प्लीज 25 सर, साल सर में फार्मर दिलीप सुसाइड सर, उड़ीसा में हुआ नहीं, जैसा रिपोर्ट है, एनसीआरबी रिपोर्ट भी आप देख लीजिए। दिलीप सर आप क्या आप कहना चाहते हैं कि सुसाइड एक नहीं, भी नहीं, मैं सुसाइड नहीं हुआ है? हाँ, बोलिए अंशुमान, ना। क्या अंशुमान, एक ये भी let us सुसाइड नहीं quote हुआ है? that from that. हाँ, बिल्कुल शाश्वत जी बिल्कुल रुकिए, नहीं। शाश्वत जी रुकिए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। There were शाश्वत जी several रुकिए। allegations. There were several allegations of farmer नहीं suicide. मेरा सवाल ये है कि क्या Government कि has क्या investigated all उड़ीसा these में 2020 से दिलीप जी सुनिए, 2021 से शाश्वत जी 2000 रुकिए, शाश्वत प्लीज एक मिनट रुकिए। सर दिलीप जी क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सुसाइड कोई नहीं हुई है, सब फेक खबरें हैं? नहीं, मैं सुसाइड हुआ हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो फार्मर सुसाइड की बात कर रहे हैं, जितने भी फार्मर सुसाइड का एलिगेशन आया है, उड़ीसा में सरकार ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया है और वो दे हैव डिक्लाइंड कि ऐसा फार्मर सुसाइड इज नॉट रिलेटेड टू फार्मिंग। तो आपको ये भी ध्यान में कोई रखना भी होगा। हो जैसे सर, इट्स जैसे मैटर कि ऑफ बता मेंटल रहे हैं हेल्थ। कि ये ये मीडिया मानसिक रिपोर्ट स्वास्थ्य का से, मामला है सर। मैं वही बोल एक नहीं, मिनट, can मैं I आपको बोल रहा हूँ Anshuman, मीडिया no, अच्छा मीडिया आप लोग रिपोर्ट से। let us go to some other point. रुकिए, इस Let चार्जशीट us में go to some 14 other मुद्दे point. थे। One point में जो वेट सर, there are वेट 25 लेट मी allegations, एक चीज पर करके कितना देर करो? Let's लेट go मी to some other point. ये 14 मुद्दे हैं इसमें। देखिए दूसरा मुद्दा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राज्य बिल्कुल। सरकार जो हाँ, है तो जो दूसरा मुद्दा बिजली पर आओ ना। देती है ये तो तमिलनाडु को, रुकिए मेरी बात सुनिए सर। राज्य सरकार जो बिजली देती है तमिलनाडु को, वो 2 रुपए 53 पैसे पर यूनिट के हिसाब से देती है, जबकि उड़ीसा के लोगों को बिजली जो मिलती है 2 रुपए 83 पैसे पर यूनिट के हिसाब से मिलती है। ये क्या पांडियन इफेक्ट है? ये सवाल मेरा श्रीराम दास सर से है। श्रीराम दास सर, नहीं, अभी तो टाटा को ये लोग दे दिए हैं कि तमिलनाडु में पर यूनिट बहुत चीप है और कंट्री में कहो तो फ्री है। दिल्ली में आपका दिल्ली जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ तो फ्री है, पंजाब में फ्री है, बहुत कम है। तो ये जो यहाँ नहीं, पर फ्री जो नहीं है, सॉरी, कोई फ्री नहीं है दिल्ली में। बहुत कम है, बहुत दिल्ली में कम फ्री यूनिट, बहुत ज्यादा कम है। देना सर पड़ता है। मेरा प्रश्न ये है, श्रीराम सर मेरा प्रश्न ये है कि तमिलनाडु को बिजली जाती है 2 रुपए 53 पैसे के हिसाब से जाती है, और तो उड़ीसा के लोगों को बिजली मिलती है 2 रुपए 83 पैसे के हिसाब से मिलती है। क्या ये मुख्यमंत्री के जो बहुत करीबी हैं पांडियन, जो कि तमिल हैं, क्या उनका प्रभाव है ये कि वो अपने लोगों को फ्री सस्ती बिजली दिलवा रहे हैं? बात है दिस इज द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर कोल प्रोड्यूस होता है, हमारा कोल खान है यहाँ पर, जो ये फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी आता है, प्रोडक्शन होता है। हमारा प्रोडक्शन उड़ीसा में ज्यादा होता है, इसलिए बाहर स्टेट को दिया जाता है। ये लोग दे यूज्ड टू सेल इट आउटसाइड ऑफ द स्टेट, तो बेचते हैं। तो बस हमारा यहाँ ये गवर्नमेंट का सर, ये जो है, आपने बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए उन्हें। श्रीराम दास सर जी, हाँ जी, आप किसको दिलीप पूछ मिश्रा रहे जी हैं? आप आसमान किया मुझे। नहीं, ये दिलीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पे। मैं बस मेरा सवाल मैं फिर से दोहरा दूं कि क्या तमिलनाडु को सस्ती बिजली जाना पांडियन इफेक्ट है? दिलीप बिश्नोई हाँ, जी, ये यहाँ से जो जा रहे हैं बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उड़ीसा बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ उड़ीसा से जाते हैं, सुनिए उड़ीसा से नहीं जाता है ना। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, उड़ीसा से पावर सिर्फ तमिलनाडु को नहीं जाता है, वो केरला को जाता है, कर्नाटक को जाता है, आंध्र प्रदेश को जाता है, सभी जगह जाता है। ऐसा नहीं है मैं समझ गया, कि लेकिन अपने लोगों को भूखा रख के, अपने लोगों को महंगी बिजली देके बाहर को सस्ती। मैं आपको बता रहा हूँ, जो बिजली का जो कमर्शियल डायनामिक्स आपको समझना पड़ेगा। मैं देखा उनके जो रिपोर्ट है, जो चार्जशीट है, उसमें उन्होंने कोई भी क्लैरिटी से कुछ नहीं लिखा है, बस लिख दिया कि कम पैसा में तमिलनाडु को दे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो बिजली मैं बता रहा हूँ आपको कि उड़ीसा के हिस्से में जो बिजली आता है सेंट्रल सेक्टर पावर प्लांट से, वो उड़ीसा का जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा है, और वो सरप्लस है। तो सरप्लस जो है, एक मिनट, सरप्लस जो पावर है उसको आप क्या करेंगे? आप रख नहीं सकते उसको कहीं भी देना पड़ेगा आपको। मैं आपको, और दो बात है, अगर आपको सर मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न ये है कि जहां पे जो चीज ज्यादा होती है तो वहां के लोकल लोगों को सस्ती मिलने चाहिए ना। नॉट नेसेसरी मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। सुनिए, नहीं मिलता है, लेकिन तमिलनाडु में सस्ता है। सुनिए, आप सुनिए, जो पावर है उसका दो हिस्सा होता है,
एक फिक्स कॉस्ट होता है और वेरिएबल कॉस्ट होता है, सस्ते में नहीं मिलेगा। आप जो पावर, और दूसरी बात ये है, जिसको आप बेच रहे हैं, उड़ीसा क्या बेच रहा है? सरप्लस पावर बेच रहा है। जिसको आप अरे बेच रहे कैपिटल हैं लॉस होगा ना। वो कितने में खरीदे, प्लीज, वो कितने में खरीदेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर नॉट द मास्टर ऑफ द मार्केट मास्टर ऑफ द मार्केट इज कौन खरीदेगा? अगर आपको उसको नहीं देंगे तो आपको वो घाटा हो जाएगा। कोई भी प्राइस में आपको बेचना पड़ेगा। ये तमिलनाडु की बात नहीं है। जैसे पावर ग्रिड एक को मिनट, कवर किया है, मैंने ये देखा है कि बिजली भेजना हमेशा महंगा पड़ता है, क्योंकि रेजिस्टेंस काम करता है उसमें, क्योंकि बिजली आपकी वही बोल रास्ते में रहा हूँ बहुत अंशुमान खत्म भी होती है। मैं बोल रहा हूँ अंशुमान ट्रांसमिशन हमेशा का सर, सर, मैं आपको बता रहा बोलना हूँ चाहेंगे आप? ये बीजेपी का प्रकाश, ये कुछ जो बोलना चाहेंगे आप? बीजेपी का ये जो चार्जशीट है, दैट इज एमिंग एट मिस्टर पांड्यन, बट उनको ये लोग भूल रहे हैं कि नहीं सर, उड़ीसा उन्होंने पांडियन का नाम उड़ीसा नहीं लिया, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, दे उन्होंने आर पांडियन का नाम नहीं लिया है। इंडिकेट, मैं बता रहा हूँ ना, वो तमिलनाडु बोल रहे हैं, इंडिकेटिंग कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि उड़ीसा केरला को भी पावर दे रहा है, उड़ीसा कर्नाटक को भी पावर दे रहा है, आंध्र प्रदेश को भी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि उड़ीसा सिर्फ तमिलनाडु को दे रहा है। दूसरी बात है, सेंट्रल सेक्टर का रायवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन का 2400 मेगावाट का एक पावर प्लांट उड़ीसा में आ रहा है। उसमें से 1400 मेगावाट तमिलनाडु लेगा पावर, और उड़ीसा का हिस्सा में सिर्फ उसमें 400 मेगावाट है, और जो 1400 मेगावाट है वो तमिलनाडु जाएगा। मैं दिलीप पूछना सर, मैं आपको एक बात बता दूं। एक मिनट अंशुमन जी, अंशुमन जी, एक बात रख दूं सर, मैं अपनी एक बात रख दूं पहले। एक सबसे ज्यादा बिजली पैदा होती है उत्तराखंड में। अंशुमान, एक जस्ट मिनट वेट, अपनी बात रख दूं। अंशुमान सबसे ज्यादा एक बिजली सेकंड, पैदा होती है उत्तराखंड में, और वहां के लोगों को बिजली लगभग मुफ्त मिलती है, और वो बाहर बिजली बेचते हैं। ये पोजीशन उड़ीसा में क्यों नहीं है, ये प्रकाश सर बताएंगे प्लीज। देखो मैं बताऊंगा अंशुमान, अरे ना एक सेकंड दिलीप बाबू, थोड़ा सा दिलीप, प्लीज पॉइंट इज दैट एक सेकंड, आप जस्ट वेट, वी हैव नॉट हर्ड यू ना, सो द पॉइंट नहीं इज प्लीज एक सेकंड दिलीप सर, प्रकाश को बोले दीजिए। जो मैकेनिज्म ये है, हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर, प्लीज कैन यू हियर? प्लीज आप बोलिए। तो ये सब देखो, एक मैकेनिज्म है। आई थिंक वी आर लिविंग दैट थिंग। कोई एक सिस्टम को पहले रियलाइज करना चाहिए। उड़ीसा जो देता है, कोई डायरेक्ट कोई स्टेट गवर्नमेंट को बेच नहीं सकता है, टू द बेस्ट ऑफ माय। उड़ीसा का जो एक्स्ट्रा पावर है वो नेशनल ग्रिड को जाता है। वो क्या मैकेनिज्म है, दैट रियली आई रियली डू नॉट नो। आई थिंक सम नॉलेजेबल पर्सन शुड से। तो नेशनल जस्ट वेट, जो नेशनल ग्रिड से कौन सा स्टेट क्या लेते क्या करते, वन एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट इज दैट तमिलनाडु गवर्नमेंट कितना पैसा में दे रहा है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन। जो दिल्ली में जो मुफ्त दे रहा है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन टू अप टू सम यूनिट। तो वो दैट इज डिपेंडिंग ऑन द सब्सिडी। इट इज नॉट दैट वो सस्ता है, कोई महंगा है। तो यू कैन से दैट ओडिशा में अगर कोई यूनिट होता है 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, नवीन पटनायक should make it 1 rupee or 2 rupee, and then वो सब्सिडी करके कहां से देगा, that is a different thing. But I think it is unfair on the part of any party to say that वो तमिलनाडु में महंगा हो गया because of Pandya तमिलनाडु चला गया. I think this particular allegation is completely baseless. शाश्वत पाणिग्राही जी, बिजली मुद्दे पर क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। जैसे श्री राम सर ने बताया कि देश का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूस स्टेट उड़ीसा है, बट यहाँ पे सिटी में भी पावर कट डेली इवेंट बन गया है। डेली इवेंट एंड सेवरल टाइम्स इन अ डे पावर कट हो रहा है। और दूसरा है कि जो ट्रिपर इलेक्ट्रिसिटी है कम रेट में, ये उड़ीसा उड़ीसा में ही लोगों को मिलना चाहिए। बट इंस्टेड ऑफ दैट अगर तमिलनाडु में मिल रहा है, बट बीजेपी सस्पेक्टिंग ए बिग बिजली स्कैम इन उड़ीसा। हेलो दिलीप सर, आप सारी बातें सुन रहे हैं ना? मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई स्कैम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि उड़ीसा में नहीं है, इसमें फेवरेटिज्म है, इसमें स्कैम वाली बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं चार्जशीट के ऊपर। चार्जशीट में ये नहीं लिखा गया कि केरला को कितना रुपए में दे रहे हैं,
तमिलनाडु कर्नाटक को कितना रुपए में लिखा नहीं है। फिर भी उनका जो हिसाब है, मैं बता रहा हूं कि पावर जब सरप्लस पावर है, उड़ीसा इज ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ पावर। जो बात बता रहे हैं कि पावर कट हो रहा है, पावर कट नहीं हो रहा है कि पावर नहीं है, पावर है, बहुत सारे पावर है। वी आर नॉट एबल टू यूज द पावर वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेशनल ग्रिड। और जो प्रकाश जी बोल रहे थे कि ये नेशनल ग्रिड को ये ऐसा नहीं है, वो स्टेट दिस इज एमओयू बिटवीन 2 स्टेट्स कि हमारा जो सरप्लस पावर है हम बेच सकते हैं किसी को। एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 द पावर सेक्टर इज फ्री, दे आर फ्री टू ट्रेड एवरीवेयर। और ये बता रहा हूं कि ये नैवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन का जो 2400 मेगावाट का पावर आ रहा है, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट आ रहा है उड़ीसा में, उसमें से 1400 मेगावाट तमिलनाडु को दिया है। मैं अगर पूछूंगा तो ये क्या अभी पांडियन इफेक्ट है, बीजेपी का पांडियन इफेक्ट है? नेशनल दैट इज नवरत्न कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू, उसमें भी स्कैम है क्या? मैं बता रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि उसमें। अच्छा दिलीप सर, मैं हाँ। डिबेट आगे बढ़ाने के पहले मैं चाहूंगा कैमरा थोड़ा फोकस करें। आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ अच्छा, बिल्कुल अभी प्लीज सेंटर में आइए आप सर। अच्छा, हम लोग अगले मुद्दे पे बढ़ते हैं। अगला जो चार्जशीट का जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो 60,000 करोड़ की अवैध माइनिंग का मुद्दा है। मैं शाश्वत पारिक से जानूंगा कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि 60,000 करोड़ में एक बहुत अहम नंबर है जी। नहीं, 60,000 करोड़ बहुत कम है। 2009 में मैं एक अखबार में था उस समय, 2009 में मैं काम किया, मैं माइनिंग स्कैम को उजागर किया था नेशनल लेवल में, मुझे पत्रकार के तौर पे। उस समय मैंने स्टोरी किया था 3 लाख करोड़ का स्कैम है। तो ये 60,000 करोड़ का स्कैम ये कितना लास्ट कितना इयर्स में हुआ है वो देखना पड़ेगा। बट ओडिशा में माइनिंग स्कैम इज ए फैक्ट। ओडिशा में माइनिंग स्कैम हुआ है क्योंकि ओडिशा का जो नेचुरल रिसोर्सेस है, माइनिंग एक मेजर नेचुरल रिसोर्स है। इस माइनिंग हुआ है एंड ये जो बीजेपी चार्जशीट लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है कम लिखा हुआ है, उससे ज्यादा स्कैम हुआ है। दिलीप किशोर जी प्लीज। अंशुमान जी, मैं आपको बता रहा हूं जो 60,000 करोड़ रुपया का जो स्कैम है, 60,000 करोड़ तो बीजेपी की चार्जशीट में है। शाश्वत का आरोप है कि 3 लाख करोड़ मतलब कई लाख करोड़ का मामला है ये। मैं 3 लाख में नहीं जाऊंगा, शाश्वत ने कहां से लाया मुझे मालूम नहीं। ये जो 60,000 करोड़ का जो स्कैम, माइनिंग स्कैम बोल रहे हैं, वो शाह कमीशन का रिपोर्ट है। उसमें ये लिखा गया कि इतना स्कैम होगा, इतना रुपया का स्कैम हुआ है। लेकिन शाह कमीशन ने ये भी बताया कि इसका सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं आज तक सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हो रहा है? और ये बीजेपी का चार्जशीट देने से पहले उनका सरकार को पूछना चाहिए कि इसका सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हो रहा है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, बहुत अहम मैं सवाल बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप सरकार को दोष दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं। हमारा दोष किसी पर नहीं है सर, हमारा फोकस सिर्फ मुद्दे उठाने पर है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग बीजेपी का चार्जशीट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो बीजेपी का चार्जशीट किसके खिलाफ है? स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है। नहीं, लेकिन हम चार्जशीट के बहाने जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं सर। चार्जशीट सिर्फ बहाना है, हम जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हमारा कंसर्न जनता है, हमारा कोई पार्टी वाला कंसर्न है ही नहीं। प्लीज तो जनता का यही सवाल रहेगा कि शाह कमीशन ने रेकमेंड किया था सीबीआई इंक्वायरी के लिए, तो क्या हुआ उसका? क्यों नहीं आज तक हो रहा? हम इस मुद्दे पर प्रकाश सर से बात पूछेंगे कि प्रकाश सर, एक आपने आप टाइम्स ऑफ इंडिया के इतने सीनियर एडिटर रहे हैं, आखिर क्या मजबूरी रही केंद्र सरकार के सामने कि वो क्यों इन्होंने शाह कमीशन की रिपोर्ट को एक्टिवेट नहीं किया? I really do not have any answer to that, but the point is, ये मैं वो शाश्वत के साथ totally agree करूंगा। ये जो 60,000 करोड़ है, दिस इज एक्चुअली मच मोर इन नंबर। रियल स्कैम अगर ओडिशा का होता, ओडिशा का इकोनॉमी पर आप देखो, ओडिशा का इकोनॉमी में है क्या है ना, बेसिकली इट इज द माइंस नो दैट गिव द मनी। ठीक है, you are no generating extra surplus in electricity and but they must be
2%, 3%. The real money actually is the mines. And isme there are no two opinion on that. The entire, black money, the way the things have, come up of late in, these urban centers in Odisha, it sir, that is was not the because question. of That this, was not. mining, ill-gotten money from the mining. Now the point you said that ये जो mining जो है, उसमें, this is mining strictly speaking, is actually our those center list, state list, and then what do they call the concurrent, list. प्रकाश सर, मेरा प्रश्न ये है state. कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भाजपा की सरकार है वो पॉलिटिक्स क्यों कर रही है, इसमें एक्शन क्यों नहीं ले रही है? आपने बोला ना 2025 से ये 25 साल का चार्जशीट है. 25 साल से दिस गवर्नमेंट हैज कम इन द लास्ट 10 इयर्स. तो 15 साल भी जो थे, बाकी जो सरकार थे उसमें तो भी कांग्रेस सरकार भी थे. एंड माइनिंग पर देयर आर लॉट्स ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशंस भी काफी हुआ है. मेनी केसेस आर पेंडिंग. You know that how many cases pertaining to these mining things are pending in various high courts and Supreme Court, and once it goes to judiciary, then also it stalls. Now there is another big problem about this mining. You know that the last week the Supreme Court witnessed a very intense debate between the central government and various state governments about getting whether the state governments can impose more taxes because of this mining. It's a complicated thing. Anshuman ji, there is no judicial rider on CBI investigation. आज तक कोई भी जुडिशियल डायरेक्शन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए. और ये है कि माइनिंग जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि सीबीआई और ईडी अपनी कार्रवाई के लिए फ्री हैं, उस पर कोई दबाव नहीं होता उनके ऑफिस का. वही मैं बोल रहा हूँ ना, क्यों नहीं हो रहा है? 10 साल से है बीजेपी का सरकार केंद्र में, तो सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हो रहा है? सभी के खिलाफ हो रहा है. मैं बता रहा हूँ, सभी के खिलाफ हो रहा है. सभी के ईडी, सीबीआई, आईटी सभी के रेड हो रहा है. तो ये इसमें क्यों नहीं हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ. Mining strictly speaking, Dilip Babu, mining strictly is not under center. Let's not enter into these debates. Because mining strictly is not under central government. But then फिर भी there are some overriding things. If a hostile central government is there, they always can make the life of the state government miserable. Let us be very, very, very clear what exactly we are discussing. BJP really lodging these complaints against BJD government. The whole world knows ultimately after 4th of June whether BJD gets 20 BJP gets 40. So let's not talk about it. That is a different thing. I am telling you, that is a different thing. True thing you must understand. The mining lease. फ्रेम के बीच में आइए दिलीप सर, आप फ्रेम के बीच में आइए प्लीज. फ्रेम के बीच में आइए, कैमरा अपने हाथ में पकड़. आप फ्रेम के बीच में आइए, सेंटर में. आपको चेहरा ढक जा रहा है. जी, अब बोलिए. कोई भी माइनिंग लीज जब किसी को ग्रांट किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कर नहीं सकता. नंबर 1. नंबर 2, IBM इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी. तो सेंटर का बहुत बड़ा भागीदारी है माइनिंग चलाने में. और ये जो साहा कमीशन ने, जो गवर्नमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने साहा कमीशन को इसका इन्वेस्टिगेशन करने के दिया था, और साहा कमीशन ने रेकमेंड किया है सीबीआई इंक्वायरी के लिए. मैं आपको बता रहा हूँ, 60,000 करोड़ रुपया, जो 3 लाख का करोड़ रुपया बोल, 3 लाख करोड़, एक मिनट 3 लाख करोड़ रुपया जो बोल रहे हैं, मैं मेरे पास उसका कोई हिसाब नहीं. हो सकता है 10 लाख भी हो सकता है उसका, लेकिन जो 60,000 करोड़ रुपया जो साहा कमीशन ने दिया है उसका सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, मैं इस मुद्दे पर आप दोनों को रोकूंगा. एक्चुअली प्रकाश सर, दिलीप सर, मैं आप दोनों को रोकूंगा प्लीज. माइनिंग थिंग जब स्कैम का बोलते हैं ना, एक सब देता है ना. नहीं, मैं आप दोनों जन को मैं आप गेस्ट को रोकता हूँ. आप गेस्ट को रोकता हूँ. हम अगले मुद्दे पर बढ़ते हैं. जो माइनिंग का स्कैम होता है ना, वो जो स्कैम होता है, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्कैम. जब वो बीजेपी गवर्नमेंट आया, दे मेड इट मोर ट्रांसपेरेंट. यू नो दैट मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट में वो हुआ था, वो माइनिंग सेक्रेटरी जनरल, वो अलग बात है. वो ट्रांसपेरेंट क्या हुआ, आजकल कोई गड़बड़ी नहीं हो सकता है, बिकॉज आजकल यू गो थ्रू टेंडर प्रोसेसेस एंड ओपन टेंडरिंग प्रोसेस में लोग को माइनिंग राइट्स मिलता है.
स्कैम कहाँ होता है कि एक सर, बार ये माइनिंग में फिर तो- कितना प्रोडक्शन होता है। दिलीप बाबू प्लीज I'm- प्लीज लेट मी कंप्लीट I'm- इट, लेट मी आई कंप्लीट एम इट। सॉरी, आई डोंट जब एग्री कोई विथ स्कैम यू, होता है, आई डोंट एग्री जब विथ कोई यू, स्कैम, अभी भी नो काम नो हो रहा जब है। कब, ना आप सुनिए ना, लेट मी फिनिश इट ना, यू दिलीप कांट सर, आप स्टॉप मी सर, आप फ्रॉम कैमरे के सेइंग बीच में आइए कंप्लीटिंग माय प्लीज, थिंग। आपका चेहरा आई ढक जा एम रहा है लोगों से। सेइंग जब दिलीप स्कैम सर, होता है, देन जितना प्रोडक्शन होता है वो ऑफिशियली कितना प्रोडक्शन होता है एंड रियल प्रोडक्शन कितना होता है। ये जो बाकी प्रोडक्शन होता है वो चोरा माल होता है। सपोज आप 100 टन आप दिखा रहे हो लेजिटिमेटली ऑफिशियली प्रोड्यूस होता है, बट एक्चुअली 1000 टन आप प्रोड्यूस करते हो, बाकी 900 टन ब्लैक मार्केट में जाता है। देन दूसरा स्कैम का कंपोनेंट है ये जो आपका ट्रांसपोर्ट वाला जो होते हैं, ये जो दी वे यू सेंड देम टू दिस थिंग, स्कैम्स एक्चुअली वही होता है, नॉट दैट ना हाउ हु हैज गॉट द माइंड्स। वो आजकल वो प्रोसेस ना बड़ा सिंप्लीफाई हो गया। स्कैम होता है 100 टन ऑफिशियली प्रोड्यूस करते हो, इतना बट प्रकाश सर, देखा इतना जाए अगले सिंपल, मुद्दे पर बढ़ते इतना हैं। सिंपल, लेकिन इतना प्रकाश सिंपल सर, नहीं हुआ है, बेचते। इतना सिंपल नहीं हुआ है। हम लोग अगले तो मुद्दे पे आप बढ़ते बताइए ना हैं। क्या हमें समझ कॉम्प्लिकेटेड गया बात है। कि इसमें अंशुमन जी, प्लीज प्लीज, अनिका मैं अगले यू मुद्दे डिनाई पे द बढ़ता फैक्ट हूँ। दैट प्रकाश आजकल सर, टेंडरिंग नहीं हो रहा है। आजकल कोई भी अंशुमन आदमी प्लीज जाएगा स्टेट प्लीज, गवर्नमेंट को पैसा देके माइनिंग ले जाएगा, ये नहीं हो रहा है दिलीप बाबू। एक्चुअली लेट अस क्लियर, बी वेरी क्लियर अबाउट सम फैक्ट्स। This is the most transparent thing that has been done by this Modi government, mining leads, and then they get their royalty, etc. And I think Odisha's income has tremendously increased because of this transparent process that the Modi government has undertaken. प्रकाश सर, Otherwise, प्रकाश I सर, हम know लोग what अगले was मुद्दे पे बढ़ते Odisha's हैं। economic condition. तनख्वाह देने के लिए लोगों को प्रकाश सर, 2000 में पैसा नहीं था स्टेट गवर्नमेंट का। I know a case, एक फॉर्मर सेक्रेटरी टू दी ओडिशा गवर्नमेंट, हमारा मित्र हैं, बोले कि वो जजेस का हाई कोर्ट देने के लिए पैसा नहीं था इनको पास, वो नालको से जाकर एडवांस पैसा लेके देते थे। ये दिस शुड बी वेरी क्लियर दैट नाउ थिंग्स आर मच बेटर। the government has been प्रकाश सर, enriched इस बात in से Odisha आपने जो because बातें of the बताई, central दिलीप जी ने law. जो बातें बताई, उससे ये चीजें Yeah. स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं करप्शन तो है ना? करप्शन हाँ, का करप्शन यही है ना, करप्शन की गंध तो आ रही है। करप्शन यही है। अब भले ही दिलीप जी स्वीकार ना करें, 100 टन प्रोड्यूस दिलीप जी करते हैं स्वीकार लेकिन ना करें, 1000 टन बेचते हैं, 900 टन ठीक है, ये काला है, ये काला ये बाजार में जाता है। यही कहानी झारखंड की है, यही कहानी उड़ीसा की, जो भी माइनिंग स्टेट है वहाँ यही हाँ, कहानी होती है। जितनी क्षमता होती है उससे ज्यादा। अच्छा, हम अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल मेरा शाश्वत के लिए, शाश्वत पाणिग्राही के लिए है। शाश्वत जी, अपनी चार्जशीट में भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया है, केते दिन औ सहिबे ओडिशा रे परिवर्तन अनिबा, यानी कि हम लोग कितने दिन और बर्दाश्त करेंगे, परिवर्तन इंतजार कर रहा है। तो ये राजनीतिक नारा नहीं लग रहा है क्या? ये बहुत पॉलिटिकल नारा नहीं है? क्योंकि वो सरकार में शामिल भी थे, जांच करवा नहीं रहे हैं और अब परिवर्तन की बात कर रहे हैं। शाश्वत, देखिए अंशुमान जी, बीजेपी और 2009 से अलग अलग हैं। दिलीप सर, आप फ्रेम में आइए प्लीज, बीच में, सेंटर में। हाँ, शाश्वत कंटिन्यू प्लीज। हाँ, बीजेपी और बीजेडी गठबंधन में थे 2009 तक। 2009 से बीजेडी मेन ऑपोजिशन, बीजेडी द रूलिंग पार्टी एंड बीजेपी इज द मेन ऑपोजिशन पार्टी। हाँ, ये है कि अराउंड 9 साल बीजेपी रहा है बीजेडी के साथ। उसके बाद जो है बीजेपी अलग में एक ऑपोजिशन पार्टी जी, उनका संपर्क हमसे टूट गया है। दिलीप जी, आप इस पे कोई प्रकाश डालेंगे कि सिर्फ पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जनता का ध्यान किसी को नहीं है, ना भाजपा को ना बीजेडी को? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो तो उनका जो नारा है, कितने दिन आओ सोहिबू, जो नारा है, मैं पूछना चाहता हूं उनको कि अभी रिसेंटली क्या हो रहा था कि फिर एक अलायंस की बात चल रहा था, दोनों तरफ से अलायंस की बात चल रहा था। अगर आप इतना लगता है कि आप सह नहीं सकते उनका जो अत्याचार, तो आप उनके साथ अलायंस कैसे करने जा गए थे? अलायंस हुआ नहीं ना, लेकिन हुआ तो नहीं, अलग बात है, लेकिन गए थे क्यों? अगर अलायंस होता तो आपका सवाल वाजिब होता, लेकिन अभी अलायंस हुआ नहीं ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपका इंटेंशन क्या है?
आपका जो अलायंस का इंटेंशन क्या था, मैं पूछना चाहता हूँ। अगर आप आज बोल रहे हैं, 10-15 दिन के बाद बोल रहे हैं और नया कहते दिन सोहिबू, तो उससे पहले क्या हो रहा था? वो तो उससे पहले आप बर्दाश्त कर रहे थे, इसलिए अलायंस के लिए जा रहे थे। और अब आपको ये मैं तो बता ये सवाल अभी अनुत्तरित है, अनआंसर्ड है कि अलायंस की पहल किसने की थी, बीजेडी ने या बीजेपी ने? इस सवाल का जवाब मैं मिल आपको नहीं। अंशुमान जी मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेडी का आज का दिन में 110 एमएलए है, 110 एमएलए। They own 114. They have dismissed 4 MLAs. Now they have 110 MLAs, and they have 12 MPs. समझे कि नहीं? और ऐसे 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 हालत में कोई पॉलिटिकल पार्टी अलायंस के लिए जाता है क्या? 140 आउट ऑफ 100। जी आपने जो बातें बताई, जो नंबर्स बताए दिलीप जी, वो 5 साल पहले के नंबर्स हैं। वो 5 साल में स्थितियां बदल जाती हैं। वो जो नंबर आपने बताए वो 5 साल पहले के नंबर्स हैं। 5 साल पहले सरकार बनी थी और 5 साल में परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो इसलिए कुछ भी शाश्वत नहीं होता है राजनीति में। प्रकाश नंदा सर, दिलीप सर ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, आप इसका जवाब करिए प्लीज। दिल्ली भाई ने जो स्टार्टिंग किया है ठीक है, बीजेपी के पास मेजोरिटी है। दिलीप बाबू ने जो बोले हैं, मैं काफी सहमत हूँ उनके साथ। एक्चुअली क्या है, यू नो अंशुमान, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। मेरा ख्याल में, मैं ये दिल्ली में बैठ के जो ऑब्जर्व किया हूँ, मेरा ख्याल में एज फार एज द टॉप लीडरशिप ऑफ द टू पार्टीज आर कंसर्न, चाहे वो बीजेपी का है कि चाहे बीजेडी का है, I don't see much difference between them. They are great friends, and during all the crisis over the last 10 years, you know, at the center there has not been any difference whatsoever between BJP and BJD. And वो जो alliance जो हो रहा था वो जबरदस्त चर्चा चल रहा था, and अगर वो alliance न हुआ नहीं, in my humble opinion, it is because of the revolt or because of the opposition from the ground. As far as the BJP is concerned, I do not know much about the BJD. जो BJP का जो ground level जो लोग हैं उड़ीसा में, because they said that, you know, throughout the last 10 years they will be fighting day in and day out, and, you know, ठीक election time आ जाएगा and then, you know, आपका alliance हो जाएगा. They can, you know, show their, you know, face. So I think that is why this, you know, alliance, you know, हुआ नहीं. It is because of the pressure from the below. And then maybe BJP realize that जब एक एंटी इनकम्बेंसी आता है 25 साल के बाद, सपोज दैट एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इज नो देयर, देन क्या होगा? वो एंटी इनकम्बेंसी के बाद द नेक्स्ट मोस्ट पावरफुल पार्टी को जाएगा वोट. सो इन ओडिशा नाउ बीजेपी इज द नंबर 2 पार्टी, नॉट द कांग्रेस. तो ऑब्वियसली दे थिंक दैट वो जो अगर एंटी इनकम्बेंसी काम करेगा 25 साल के बाद बीजेपी के, देन हमारा फायदा होगा. And then that's why I just said that as far as Delhi is concerned, I personally do not think it is of any consequence whether BJP has got, you know, 10 or, you know, BJD has got, you know, 15. They all are in the kitty of, you know, Mr. Narendra Modi. So let's be very realistic about it. ये जो नहीं हो रहा है, जो लड़ाई हो रहा है, it is because the pressures from the below. And maybe BJP thinks because of the anti-incumbency, they have got a great chance of, you know, forming the government there in the state or getting more MPs. हम शाश्वत से रिएक्शन लेते हैं. शाश्वत, आपका संपर्क टूट गया था. मैं आपको बता दूं कि दिलीप जी ने बड़ा मौजूद सवाल पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है, मेरे सवाल पूरा दीजिए, कि उन्होंने कहा कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो इतने साल से कर क्या रहे थे, क्यों अलायंस की बात कर रहे थे वो? शाश्वत प्लीज. नहीं, देखिए, अलायंस का काफी दिन अलायंस का चर्चा रहा, फाइनली वो अलायंस हुआ नहीं. तो मैं उसमें 2-3 चीज, मैं 2-3 बिंदु के ऊपर मैं अपना जो सबमिशन रखना चाहूंगा. एक तो है कि अलायंस क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सबसे बड़ा सवाल है. दूसरा है कि अलायंस कौन चाह रहा था, ये दूसरा बड़ा सवाल है. तीसरी सवाल है कि ये किसके तरफ से पहलू था. तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट है. 25 इयर्स ऑफ गवर्नमेंट नवीन पटनायक जी का, और ये लास्ट कपल ऑफ इयर्स में एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी, एटलीस्ट इन द लास्ट 5 इयर्स एक एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हुआ है. ये नंबर 1.
तो एंटी इनकम्बेंसी जब डेवलप हुआ है पर्टिकुलरली, हाँ ये दिस इज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि बिकॉज उड़ीसा में लोग कहीं ना कहीं पीपल यूज्ड टू लाइक नवीन पटनायक, एक लाइक एज ए काइंड ऑफ लाइक जो भी है उनके गवर्नमेंट में करप्शन हुआ है बट उनका एक इमेज क्लीन है, ये कहीं ना कहीं इमेज है। बट बात ये कि वो इमेज अभी कितना है वो भी देखना पड़ेगा। दूसरा है कि जो नवीन पटनायक का जो डेपुटी है भी कार्तिकेयन पांडेयन, तो वो कहीं ना कहीं अभी उनके खिलाफ ये जो एंटी इनकम्बेंसी जितना भी नवीन पटनायक के सरकार के खिलाफ था, ये मल्टीप्लाइड हो गया है थैंक्स टू जो भी कार्तिकेयन पांडेयन। वो जिस हिसाब से एक ब्यूरोक्रेट जो उनका ऑथोरिटी के बाहर था, वो जिस हिसाब से स्टेट में घूमे, ब्यूरोक्रेट थे, ठीक है, वो ही वाज ए सेक्रेटरी, तो वो कितना वो इंडियन जो देखा जाए तो भारतीय जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कितना जस्टिफाइड है नहीं है, दैट इज ए मैटर ऑफ डिबेट। बट ये सब देख के कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि ये एंटी इनकम्बेंसी जो है नवीन पटनायक जी के खिलाफ, उनके सरकार के खिलाफ, ये एंटी इनकम्बेंसी स्पेशली मल्टीप्लाइड हुआ था। और उसके वजह से ये बीजेडी का सीनियर लीडरशिप को पता था कि ये जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है इस सरकार के खिलाफ, तो उसका ये सोल्यूशन ये था कि कोalition हो जाए और जो ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी, ये मुझे लग रहा है भारतवर्ष का पहला, इतिहास में पहला ये मुहिम, ये अगर होता है तो पहला इवेंट होता, ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी में कोalition हो जाता। बट फाइनली एटलीस्ट में एक चीज तो है कि जैसे प्रकाश भाई ने बताया कि ये बीजेपी का ग्राउंड से कहीं ना कहीं इसका विरोध हुआ। दूसरा है कि जो बीजेपी का यहाँ का जो प्रदेश का सभापति है मनमोहन सामल, संगठन मंत्री मानस महांती, ये सब इनका प्रयास रहा कि कभी भी गठबंधन नहीं होना चाहिए। अगर गठबंधन होगा तो बीजेपी का जो संगठन है, बीजेपी का जो संघर्ष है और बीजेपी का जो संरचना है वो ऐसा 4 बार बयान दिया। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मनमोहन साहब ने 4 बार बयान दिया था गठबंधन नहीं होना चाहिए और फाइनली वही हुआ, गठबंधन नहीं हो पाया। तो क्योंकि समय हो गया इस डिबेट को, बहुत और अंशुमान जी जब वो भी फेल हुआ, मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूँ, जब वो भी 1-2 बार फेल हुआ तो जहां तक मुझे एक सोर्सेस से पता है कि बीजेपी बैकडोर नेगोशिएशन का प्रयास कर रहा था गठबंधन के लिए। अंशुमान जी, ये जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं मिस्टर नंदा एंड मिस्टर ये जो कर रहे हैं, मैं आप इनसे पूछना चाहता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी उनको पता चला 2023 तक उनको पता नहीं था। 2023 के बाद ही एंटी इनकम्बेंसी के उनको पता है कि एंटी इनकम्बेंसी है और सरकार जा रहा है। दिलीप सर, तो उसके बाद और शाश्वत जी, मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी है और इसका कितना असर पड़ेगा, बिल्कुल 4 जून को पता चलेगा, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं। बिल्कुल इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। इसका पता सिर्फ नंबर बताएंगे, सिर्फ नंबर। तो हम लोग इस पे बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ असेसमेंट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी अगर उनको पता था बीजेपी को, तो वो अलायंस के लिए बात क्यों कर रहे थे? जो आप बोल रहे हैं मनमोहन सामल बोल रहे थे, मनमोहन सामल, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मनमोहन सामल बार बार बोल रहे हैं कि सेंटर में डिसाइड होगा। यही हुआ है कि अमित शाह ने, सुनिए अमित शाह ने भी दिया है कि गठबंधन नहीं होना चाहिए। मैंने खुद सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ इवन अमित शाह ने भी कहा है कि वो मोदी डिसाइड करेंगे अलायंस के बारे में। ये भी स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। अमित शाह ने रैली की थी सर, जब नरेंद्र मोदी ने रैली की थी तो उन्होंने बीजू जनता दल का नाम लिया था, नवीन पटनायक बड़ा अच्छा मित्र बताया था, तभी से चर्चा चालू हुई थी कि गठबंधन होगा। लेकिन मनमोहन साहब ने बार बार कहा था गठबंधन नहीं होना चाहिए।
तो ये इसमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन था, बहुत कंफ्यूजन सुनिए, थी। दो अब ये इस चीज बारे है। में रहस्य पता चल सकती है। सुनिए, मनमोहन सामल ने ये कहा था नहीं होना चाहिए, लेकिन सेंटर डिसाइड करेगा, ये भी बोला था। आप सेकंड लाइन उनका भूल जा रहे हैं। सेंटर का डिसाइड करता है ना, सेकंड लाइन उन्होंने बोला था वो सेंटर डिसाइड करेगा, दिलीप वो सर, सेंटर डिसाइड करेगा। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और बिना सेंटर के इशारे पे स्टेट का कोई नेता इस तरह का बयान नहीं दे सकता है। बस ये वही मैं मैं जानता हूं। वही तो मैं ये आप वही बात मैं समझ बोल लीजिए, रहा हूँ। मनमोहन सामल ने अगर ये बयान दिया था तो वो सेंटर के इशारे पर ही दिया होगा, ये मैं मानता हूं, क्योंकि ऐसी कोई मैं क्षमता वही भारतीय जनता बोल पार्टी रहा हूँ, की मैं होती वही नहीं है। बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा जी। हूँ जो तो उन्होंने कहा था इसमें जो कि आपकी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी ईगर थी, भारतीय जनता पार्टी बेचैन थी कोलिशन के लिए, तो ये बात आपकी यहां से गलत साबित होती है मेरे ख्याल से। नो, मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप बोल रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी था इसीलिए अलायंस नहीं हुआ। एंटी इनकम्बेंसी उनको पता नहीं था 2023 में। एंटी इनकम्बेंसी उनको पता नहीं था 2 महीने पहले कि कितना एंटी इनकम्बेंसी है उनके साथ, क्यों हम गठबंधन नहीं करेंगे, ये पता नहीं था। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ही पहले बार बोला था कि ये गठबंधन नहीं होगा। ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एक पार्टी जिसका आउट ऑफ 147 प्रकाश सर 110 आप ऑन एयर एमएलएस है। है। प्रकाश सर आप ऑन एयर है। बड़ा एक अहम सवाल बात चल रही है, हालांकि डिबेट को खत्म करने का वक्त आ गया, लेकिन मैं आपका एक आखिरी कंक्लूडिंग कमेंट लेके जाना चाहता हूं कि ये गठबंधन आखिर क्यों नहीं हुआ, बीजेडी की वजह से या बीजेपी की वजह से? मैंने बोला आई थिंक इट इज बेसिकली, अगर ये गठबंधन देखो, देयर आर टू थिंग्स, मैंने बताया था, आई थिंक इसका आंसर पहला क्वेश्चन में दिया था। आई थिंक ये गठबंधन अगर हुआ नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम द बिलो बाय द बीजेपी कर्मचारी इन उड़ीसा। आई थिंक वो बीजेडी वालों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरा ख्याल में। दी एंटायर बीजेडी स्ट्रक्चर, दी वे दी पार्टी फंक्शंस, suppose Mr. Naveen Patnaik was interested, or for that matter Mr. Pandian was interested, we know here in Delhi how many times Mr. Pandian had come, whom he had met, how it is because of essentially the resistance from the cadres at the below of the BJP. अंशुमान जी, अंशुमान जी मैं बताऊं, अंशुमान जी, रैली हुई थी तो पीएम ने जो बयान दिया था मंच पे खड़े होके, नवीन पटनायक हमारे मित्र हैं, बहुत नजदीकी हैं, अंशुमान जी मैं बताऊं आपको क्यों अलायंस नहीं हुआ। ये दोनों की तरफ से अलायंस नहीं हुआ। बीजेडी एंड बीजेपी से अलायंस नहीं हुआ, वो इसीलिए कि अगर अलायंस होगा तो उड़ीसा में इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस विल एमर्ज एज द अल्टरनेटिव। सो इसीलिए वो अलायंस नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, आप बाद में भी इसका चर्चा करेंगे। अलायंस नहीं होने का कारण एक ही है कि कांग्रेस विल बी द अल्टरनेटिव। जैसा कि आपको मालूम है वेस्ट बंगाल में इंडिया गठबंधन नहीं हुआ, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, बीजेपी विल बी दी ओनली अल्टरनेटिव, तो इसीलिए वो वहां गठबंधन नहीं हुआ। ये पॉलिटिकल मैं बार बार डिबेट खत्म करना चाह रहा हूं, लेकिन आप इतना इंटरेस्टिंग मुद्दे खड़े कर रहे हैं कि ये डिबेट आगे खिंच जा रही है। सर आप अपना कैमरा सही करिए प्लीज, आप फ्रेम में आइए। शाश्वत, ये सवाल फिर तो आपसे है कि अगर दिलीप बिश्नोई जी की बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी ने अलायंस इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस को एज मिल जाती, इसका मतलब ये चार्जशीट वगैरह जो सारी चीजें नौटंकी चल रही है सब फालतू की है, दे आर फ्रेंडली फाइट, जिसको नूरा कुश्ती बोलते हैं हिंदी में। नहीं अंशुमान जी, अगर अलायंस होता तो ये डेमोक्रेटिकली भी, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ मेरे हिसाब से लोग, जो आम जनता है, जो वोट किसको देते, ये बहुत बड़ा सवाल दोनों तरफ से। कांग्रेस को वोट देते, जो लोग सत्ता से नाराज थे कांग्रेस को वोट देते। बोले वही बोल रहा हूँ। तो बट बात ये कि वो अलायंस नहीं हुआ एंड ओडिशा पॉलिटिक्स हैड मूव्ड ऑन फ्रॉम that alliance days to now election days. alliance नहीं हुआ, and नहीं होने का सबसे एक मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विक्ट्री ऑफ कन्विक्शन है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। तो जो जैसे प्रकाश भाई ने बताया कि वो जो कैडर कार्यकर्ता है उनको कहीं ना कहीं अलायंस एक्सेप्टेबल नहीं था, और बीजेपी कहीं ना कहीं जो केडर का, जो बीजेपी अपना केडर का रेस्पेक्ट रखते हुए सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप ये अलायंस का पॉसिबिलिटी को नकार दिया। ठीक है शाश्वत, मैं आपकी बात समझ गया। क्योंकि डिबेट का समय
हो चुका है पर्याप्त, लोग 1 घंटे से बात कर रहे हैं और हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये डिबेट लंबी चल सकती है, लेकिन हमें इसको समेटना है। तो मूल मुद्दा यही है कि मुझे लगता है कि राजनीति के खेल में आम जनता जो है वो अब हाशिए पर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या बीजेडी हो, सबको अपनी पॉलिटिक्स की चिंता है, कुर्सी की चिंता है, बहुत ज्यादा जनता की चिंता नहीं है, वरना ये लोग सीधे सीधे मुद्दों में बात करते। हम आप सारे गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इस डिबेट में शामिल होने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आप लोग उड़ीसा की राजनीति पर हम सबका मार्गदर्शन ऐसे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।